हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 19 में हम लोग जो है इस बुक के पहुंच चुके हैं, जो कि है ओजोन डिप्लीशन के ऊपर। ठीक है, पिछला जो चैप्टर था दैट वाज चैप्टर नंबर 18, जिसमें हम लोगों ने बात की थी ओशन के एसिडिफिकेशन को लेकर। मैंने आपको पूरा वहाँ पर डिटेल में समझाया था कि ओशन एसिडिफिकेशन वगैरह क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है और इसका असर वगैरह क्या है। ये सब हमने बातें पिछले लेक्चर में करी थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 19, जो ओजोन के डिप्लीशन को लेकर है। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ओजोन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से डिप्लीट हो रही है, क्या क्या इसकी वजह है जिनसे ये डिप्लीट हो रही है यानी कि कम हो रही है, और कैसे इसको रोका जा सकता है। ये सारी की सारी बातें जो है हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 पार्ट के आसपास में रहेगा। 2 पार्ट्स में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आज हम लोग जो है इसके पार्ट 1 के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एज यूजुअल फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो वो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो उसके लिए आप लोग जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस जो है ऐड फ्री मिल जाएंगे, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों के लिए वहाँ पर अवेलेबल है। चैप्टर वाइज क्विजेज भी आप लोगों के लिए वहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग इस सब्जेक्ट की जो तैयारी है, जो बेसिक सब्जेक्ट की तैयारी है, वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। तो उसके लिए आपको करना है क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाके आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में ये कोर्स अवेलेबल है और इसका कोई भी बहुत ज़्यादा चार्ज हम लोग आप लोगों से नहीं ले रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप एनरोल कोर्स में कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है चैप्टर 19 ओजोन डिप्लीशन को पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पहले समझेंगे कि ओजोन होता क्या है। ठीक है, ओजोन एक नेचुरल गैस है, यानी कि ओजोन को कहीं हम इंडस्ट्री में नहीं बना रहे हैं, ये कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है, ये एक नेचुरल गैस है। ठीक है, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रॉप जो है, एलोट्रॉप का मतलब होता है कि बनी हुई एक ही चीज से है लेकिन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि कार्बन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप आपका ग्रेफाइट भी होता है, कार्बन का एलोट्रॉप आपका जो है वो डायमंड भी होता है। यानी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये बनी तो कार्बन से ही है, लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग है। तो उसकी वजह से, अरेंजमेंट होने की वजह से कुछ कार्बन जो है वो ग्रेफाइट बन गया, कुछ कार्बन जो है वो डायमंड बन गया। तो सिमिलरली जो ऑक्सीजन के एटम है उसका अरेंजमेंट इस तरीके से है कि कुछ तो O2 बनता है, O2 इज ऑक्सीजन जो गैस हमारी होती है, कुछ हमारा O3 बन जाता है, दैट इज योर ओजोन। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टुगेदर इन अ नॉन लीनियर फैशन। मैंने आपको बताया O3 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि O ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियर फैशन में है, केमिकल सिंबल इसका O3 होता है। ठीक, अब ये कहां पर पाया जाता है, ये 2 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, कहां पर, ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर, 2 लेयर में पाया जाता है। पहली लेयर तो हो गई ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर मतलब जो सबसे नीचे की लेयर होती है ना। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक ज्योग्राफी वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा है। तो वहां पर आपको पता है कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, लोएस्ट लेयर होती है। तो वहां पर जो ओजोन पाया जाता है वो बैड है। बैड मतलब गंदा है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर एयर को डर्टी करता है और स्मोक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और स्मोक फॉर्मेशन अगर होता है तो ये नॉट गुड टू ब्रीथ, यानी कि ये सांस लेने के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक, इसके बाद जो इससे ऊपर की लेयर है दैट इज योर स्ट्रेटोस्फेयर, जो सेकंड लेयर होती है
नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ को जाए तो सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पर भी ओजोन पाया जाता है, ठीक। और वहां पर जो ओजोन पाया जाता है वो अच्छा ओजोन है, दैट इज गुड ओजोन। क्यों? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय अब्सॉर्बिंग सम ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज या फिर जो यूवी रेज आती है उनको ये कुछ हद तक क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो सन की यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, और जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो स्मोक फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट गुड, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो गुड होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, द ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द कन्फिगरेशन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर सच दैट ओजोन एफिशिएंटली एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट लाइट, दस एक्टिंग लाइक अ सनस्क्रीन, ठीक है। जो ओजोन की लेयर होती है, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ओजोन का जो मॉलिक्यूल है और उसका जो कन्फिग्रेशन है, या फिर आप कह सकते हैं जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो ऐसी है कि ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट लाइट को, यानी कि जो यूवी रेज है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसीलिए ये एज अ सनस्क्रीन भी एक्ट करता है, ठीक। इन डूइंग सो ओजोन प्रोटेक्ट्स ऑक्सीजन एट लोअर एल्टीट्यूड्स फ्रॉम बीइंग ब्रोकन अप बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अब ये जब इसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो इससे फायदा क्या है, ठीक है। जो ये आपकी ओजोन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है, उससे फायदा ये है कि अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो उससे क्या होता कि जो लोअर एल्टीट्यूड्स पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब O2 है, यूवी रेज इसको ब्रेक कर देता, ठीक है। यूवी रेज जो है वो इसको क्या कर सकता था, ब्रेक कर सकता था। इसको रोकने के लिए ये काम बेसिकली कौन कर रहा है, ओजोन को। क्यों? क्योंकि ओजोन क्या कर रहा है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक, by the action of ultraviolet light, and also keeps most of the ultraviolet radiation from reaching the earth surface। और बहुत सारी जो यूवी रेज है उसको भी अर्थ में पहुंचने से रोक रहा है, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी चीजें जो है काफी डिटेल में पढ़ी है, जहां पे मैंने आपको सनस्क्रीन के बारे में बताया था, SPF फैक्टर के बारे में बताया था, है ना, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। उसमें हमने देखा था कि 3 प्रकार की रेज होती है, UVA, B और C, ठीक है। इसका कंसेप्ट भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। आगे देखिए, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ म्यूटेशन एंड हार्म टू प्लांट एंड एनिमल लाइफ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि यूवी रेज जो है अगर वो सारी की सारी अर्थ तक पहुंच जाती है तो वो प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए क्या हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। तो इसलिए उससे भी ये बचा रहा है। टू मच यूवी रेज कैन कॉज स्किन कैंसर एंड विल ऑल्सो हार्म ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर बहुत ज़्यादा यूवी रेज जो है वो अर्थ पर पहुंचती है तो वो स्किन कैंसर कॉज कर सकती है और प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। लाइफ ऑन अर्थ कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। अगर ये ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्टिव शील्ड है अगर वो नहीं होती तो धरती पर जीवन जो था वो संभव नहीं था। लाइफ ऑन अर्थ कुड नॉट एग्जिस्ट, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओजोन डिप्लीशन को लेकर कि ये क्या चीज है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन में देखिए पहले चेंज इन इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम बिटवीन द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन हैज बीन अपसेट बाय द इन्फ्लक्स ऑफ सेवरल सब्सटेंसेज इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच रिएक्ट विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉयड। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ओजोन भी मैंने आपको बताया कि एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज नथिंग बट अ गैस, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसका फॉर्मेशन भी होता रहता है और डिस्ट्रक्शन भी होता रहता है, ठीक है। इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम बना रहे तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो गया है, अपसेट हो गया है, ठीक है। हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। और किस वजह से डिस्टर्ब हुआ है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के द्वारा ही है, जिससे क्या हो रहा है कि वो ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक। द रेट एट विच ओजोन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इज मच फास्टर देन द रेट एट विच इट इज बीइंग फॉर्म्ड। यानी कि जो फॉर्मेशन का रेट है वो कम है और डिस्ट्रक्शन का जो रेट है वो ज्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रहा है, उसको कमी आ रही है, नुकसान पहुंच रहा है, ठीक। इट इंप्लाइज that there is a significant decrease in the concentration of ozone in a particular region of the atmosphere, hence the name ozone depletion। यानी कि इससे ये पता लगता है कि जो concentration of ozone है, ठीक है, सारी जगह पे तो नहीं हो रहा है, किसी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर पे क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन काफी कम हो रही है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो रहा है
और इसीलिए हम उसको कह सकते हैं दैट इज ओजोन डिप्लीशन। ठीक, अब सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, देखिए द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच एन ओजोन डिप्लीशन इज द एटमॉस्फेयर ओवर द एंटार्क्टिक। जो हमारा एंटार्क्टिक का रीजन है उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर ओजोन सबसे ज्यादा डिप्लीट कर रही है। ठीक है, विच हैज ओनली अबाउट 50% ऑफ द ओजोन दैट ओरिजिनली अकर्ड देयर। ठीक है, यानी कि जितनी वहां पर ओरिजिनल पाई जाती थी अब उसका सिर्फ 50% ही वहां पर रह गया है। ठीक है, और जो एक्चुअल रियलाइजेशन है ओजोन डिप्लीशन का दैट केम ओनली इन 1985, यानी कि उससे पहले ज्यादा इस बात का अंदाजा नहीं था। 1985 के बाद ये चीज जो है पता लगी कि ओजोन जो है यहाँ पर डिप्लीट कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोर्सेस की हम बात करते हैं तो सबसे जो एक मेजर सोर्स है दैट इज योर CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं तो CFC मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, आप तीनों चीज जो है तीनों वर्ड से ही आप इसको क्लियर है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से ये बना होता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या क्या होता है इसको देखिए पहले। दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं, प्रोपोलेंट्स इन एरोसोल स्प्रेज में यूज होता है, फोमिंग एजेंट्स यूज होता है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स, सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड मेटेलिक कंपोनेंट्स, फॉर फ्रीजिंग फूड्स। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ CFCs। ठीक है, इसमें से भी अगर हम मेजर की बात करें कि जो मेजर एरिया ऐसा है जहां पर इसका यूज होता है दैट इज इन रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, एज अ रेफ्रिजरेंट इसको यूज किया जाता है और बाकी जो 1/3 है इज यूज्ड एज ब्लोइंग एजेंट्स इन फोम इंसुलेशन प्रोडक्ट्स, वहां पर भी इसका यूज होता है। ठीक, तो ये तो हो गया कि कहां पर यूज होता है। अब इसका मेन पार्ट ये है कि ये CFCs यूज होता क्यों है। ठीक है, CFC का जो वाइड एंड वेरिड एप्लीकेशन है वो उसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि नॉन कोरोसिवनेस। नॉन कोरोसिवनेस मतलब इसमें कोरोजन नहीं होता, जंग वगैरह नहीं लगती है। नॉन इन्फ्लेमेबल है, नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब ये जलता नहीं है। टॉक्सिक कम है, नो टॉक्सिसिटी नहीं लिखा है। ठीक है, लो टॉक्सिसिटी यानी कि टॉक्सिक है थोड़ा बहुत कम है। ठीक है, और केमिकली क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये इसकी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से CFCs का जो यूज है वो हो रहा है और बढ़ भी रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइफ टाइम एंड रिमूवल ऑफ CFCs की। ठीक है, देखिए unlike other chemicals, CFCs cannot be eliminated from the atmosphere by the usual scavenging processes like photodissociation, rain out and oxidation। यानी कि बाकी केमिकल्स तो क्या है कि इस तरीके के प्रोसेसेस से एटमॉस्फेयर से एलिमिनेट हो जाते हैं। फोटोडिसोसिएशन का मतलब क्या है कि जब उस पर लाइट पड़ती है या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो डिसोसिएट हो जाता है। रेन आउट हो सकता है या फिर ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, उससे वो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन CFCs जो है इस तरीके से एलिमिनेट नहीं होते। ठीक, इनफैक्ट द रेसिडेंस टाइम ऑफ CFCs इन द एटमॉस्फेयर एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 40 एंड 150 ईयर्स। यानी कि जो CFCs है अगर वो एक बार एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो लगभग 40 साल से लेकर 150 साल तक वो एटमॉस्फेयर में रह सकता है। ठीक, और इस पीरियड के दौरान द CFCs मूव अपवर्ड्स बाय रैंडम डिफ्यूजन फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर टू द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि रिलीज तो ट्रोपोस्फेयर में ही होगा क्योंकि सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो ट्रोपोस्फेयर पर ही हो रही हैं जहां पर आप और हम रहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर में रहेगा उसके बाद ये धीमे धीमे क्या है रैंडम डिफ्यूजन के थ्रू जो है ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा और ट्रोपोस्फेयर से कहां पहुंच जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, इसके बाद अब ये CFCs जो है ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एटमॉस्फेयर में आता कहां से है ये हमें समझना है। द CFCs एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रेजुअल इवेपोरेशन फ्रॉम देयर सोर्स। यानी कि जहां पर भी इसका सोर्स है, जहां पर भी हम इसको यूज कर रहे हैं वहां से ये धीमे धीमे इवेपोरेट होता है। ठीक है, ग्रेजुअल इसका क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। CFCs कैन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अ डिस्कार्डेड रेफ्रिजरेटर। जो डिस्कार्डेड रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि ऐसा रेफ्रिजरेटर जिसका अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब ऐसा जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है उसमें भी जो रेफ्रिजरेंट यूज होगा वो CFCs ही होगा, तो वहां से भी बेसिकली जो है इवेपोरेट कर सकता है। ठीक है, और सिंस दी CFCs आर थर्मली स्टेबल दे कैन सर्वाइव इन द ट्रोपोस्फेयर। अब थर्मली स्टेबल हमने ऊपर पढ़ा था कि ये फोटो डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, फोटो डिसोसिएट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये थर्मली स्टेबल भी है। ठीक है, और थर्मली स्टेबल होने की वजह से ये ट्रोपोस्फेयर में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में दे आर एक्सपोज टू द UV रेडिएशन। लेकिन जैसे ये ऊपर जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा
तो ये यूवी रेडिएशन से एक्सपोज भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो देखिए क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ CFCs व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशन ब्रेकअप। अब जब ये CFCs जो है यूवी रेडिएशन के संपर्क में आएंगे, यानी कि अल्ट्रावायलेट के संपर्क में आएंगे, तो ये टूट जाएंगे, दे विल ब्रेकअप। और इससे क्या होगा कि जो क्लोरीन एटम है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी आगे जाके देखेंगे कि जो क्लोरीन एटम्स हैं वो ओजोन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक, तो क्लोरीन एटम फ्री हो गया। अब ये जो फ्री क्लोरीन एटम है ये ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बना देगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड। देखिए आप, ओजोन कम हो रही है, आपने देख लिया, ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ClO बन गया। इसका मतलब क्या है कि ओजोन पर कमी आ गई। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ओजोन कम हो जाएगा, तो दिस इज ओनली द ओजोन डिप्लीशन। द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये फिर से ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन कर सकते हैं। दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द फ्री क्लोरीन एटम। ठीक है, ये यहां पर आपको एग्जांपल जो पूरा का पूरा है ये आपको यहां पर दिखाया है रिएक्शन। ठीक है, क्लोरीन से क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस मोनोऑक्साइड मिला के क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, तो नेट रिएक्शन क्या है, ओजोन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ओजोन प्लस मोनोऑक्साइड जो है वो आपका ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जो है बना सकता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। यहां से आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके क्या है, ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC मॉलिक्यूल। ठीक है, ये CFC मॉलिक्यूल जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आएंगे और इससे ये CFC मॉलिक्यूल जो है टूट जाएगा और यहां से ये जो इस तरीके का फ्री क्लोरीन है, ठीक है, ये फ्री क्लोरीन जो है वो यहां से निकल जाएगा। ठीक, अब ये फ्री क्लोरीन जब यहां से निकला है, ये फ्री क्लोरीन आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन के साथ, O3 के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड। देखिए ClO बन गया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक, और उसके बाद ये जो फिर फ्री ऑक्सीजन है, ये फ्री ऑक्सीजन आपके ClO के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, फिर से फ्री क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन। लेकिन आप ये देखिए कि जो ओजोन था वो तो क्या हो गया, डिप्लीट हो गया, है ना। तो फ्री क्लोरीन विल कंटिन्यू टू डिप्लीट ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। और इस तरीके से जो ये फ्री क्लोरीन यहां से निकल रहा है ये बार बार ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से ओजोन को ये डिप्लीट करता चला जाएगा। तो आप ये समझिए कि जो फ्री क्लोरीन है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है ओजोन के लिए। ठीक, अब इसके बाद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज कैटालिटिक। ये जो कैटालिटिक रिएक्शन यहां पर हो रही है ये डिप्लीशन कर रही है किसकी, ओजोन की। द एलिमेंट दैट डिस्ट्रॉयज O3, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो O3 या ओजोन का डिप्लीशन कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है, दैट इज क्लोरीन, इज बीइंग रिफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द साइकिल। आप देख सकते हैं कि जब साइकिल खत्म हो रही है यहां पर वापस से फ्री क्लोरीन बन रहा है। ठीक है ना, अ सिंगल क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉयज 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स बिफोर एनकाउंटरिंग रिएक्टिव नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंपाउंड दैट इवेंचुअली रिटर्न क्लोरीन टू इट्स रिजर्वॉयर। ठीक है, यानी कि ये जो फ्री क्लोरीन एटम है, एक फ्री क्लोरीन एटम जो है वो 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, और बाद में फिर जाके कई समय के बाद जाके वो नाइट्रोजन के साथ या फिर हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ जो रिएक्टिव है उनके साथ वो मतलब रिएक्ट कर सकता है और वापस से फिर क्लोरीन जो है वो अपने रिजर्वॉयर में जा सकता है। ठीक है, फिर वो चाहे नाइट्रोजन क्लोराइड बनाएगा चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब तक वो ऐसा नहीं होता, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करने से पहले, वो एक क्लोरीन एटम के पास भी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हम समझ गए कि CFCs बेसिकली इतने ज्यादा नुकसानदायक हैं और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब जो CFC के सब्सटीट्यूट्स हैं, यानी कि इसका मतलब तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें CFC का यूज जो है वो कम करना है ना। तो CFC के जो सब्सटीट्यूट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, इसको समझिए। जो CFC के सब्सटीट्यूट्स हैं यानी कि जो इसके विकल्प हैं, वो पहली बात तो यह है कि सेफ होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात यह है कि लो कॉस्ट के होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऑल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट अगर महंगा है, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो उसको यूज एज सच कोई भी नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए उसकी लो कॉस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इंक्रीज्ड एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ CFC रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, CFC को रिप्लेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज करे उसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। इफेक्टिव रेफ्रिजरेंट विद लो ओजोन लेयर डिप्लीशन पोटेंशियल, यानी कि जो ODP है वो कम होना चाहिए।
और जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो भी कम होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा कि CFC की जो लाइफ टाइम है वो लगभग 40 से 150 साल तक रह सकती है, ठीक है। तो यानी कि जितने समय तक ये यहाँ पर रहेगा उतने ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग भी करेगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियस ही बात है कार्बन भी प्रेजेंट है ना, क्योंकि कार्बन हमने देखा है कार्बन इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस और इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है। तो इसलिए अब इसके लिए जो यहाँ पर विकल्प देखे गए हैं या जो यूज किए जा रहे हैं, CFC12 इज वाइडली यूज रेफ्रिजरेंट, ठीक है। CFC12 यूज होता है, फ्रीऑन है ये, ठीक है। इसको रिप्लेस करके अब HFC134A लाया गया है। HFC इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्लोरो नहीं है, क्लोरो हैज बीन रिप्लेस विद हाइड्रो, ठीक। तो R134 जो है वो एक मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव है और साथ ही साथ R143A और R152A जो है वो भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक टास्क यहां पर दे रहा हूं, मतलब एक तरीके से असाइनमेंट आप कह सकते हैं कि आप लोग अपने, क्योंकि आई होप कि फ्रिज जो है वो सब लोगों के घरों में होगा, सब लोगों ने यूज जरूर किया होगा। तो आप लोगों में से जिसके पास भी फ्रिज है, ठीक है, घर में फ्रिज है, कहीं पर भी आपने रेफ्रिजरेटर वगैरह देखा है, आप लोग मुझे उसमें बताइएगा कि कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बात जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये भी जैसे CFC है उसी तरीके से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये भी आपके ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर मेनली एक्सप्लोजन्स ऑफ थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स। इन सब जगह से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ओजोन को डिप्लीट करता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन, ठीक। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO प्लस ओजोन इज O3, ये आपका मिलके क्या बना देगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, ठीक है। तो फिर से आप देखिए कि ओजोन जो है उसमें नुकसान हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस मोनोऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो आपका मिलके क्या बना देगा? मोनोऑक्साइड इज NO, ठीक है। ये आपका मिलके क्या बना देगा? ये आपका मतलब ये बेसिकली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका रिएक्ट करेगा O के साथ और मोनोऑक्साइड के साथ और ये आपका बना देगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि N2O का एस्केप कहां से होता है, ठीक है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सॉलिड थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्राइड्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन यानी कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब हमारा डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है किसका? सॉलिड का, वहां से रिलीज होता है। एंड नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया अंडर द एरोबिक कंडीशंस, ठीक है। एरोबिक कंडीशंस में नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया होता है। अमोनिया इज बेसिकली NH3, ठीक है। तो इसके रिएक्शन होने से क्या हो रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रहा है। एंड दिस नाइट्रस ऑक्साइड कैन ग्रेजुअली रीच द मिडल ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर where it is photolytically destroyed to yield nitric oxide which in turn destroys ozone, ठीक है। यानी कि जो ये N2O है ये धीमे धीमे करके जो स्ट्रेटोस्फेयर का मध्य है यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर का मिडिल है वहां तक पहुंच सकता है फोटोलिटिकली, यानी कि फोटोलिटिक यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, स्पेसिफिकली सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिस्ट्रॉय होता है और इससे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, ठीक है। और NO किस तरीके से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है वो हमने ऊपर रिएक्शन में देख लिया। इसके बाद कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं जिससे ओजोन को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। जैसे कि ब्रोमीन, जो ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड है जिनको हम बोलते हैं हेलोन्स या फिर HBFCs, दैट इज हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होते हैं। और मिथाइल ब्रोमाइड की अगर हम बात करें जो कि एक वाइडली यूज्ड पेस्टिसाइड भी है, तो इसकी वजह से भी जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है ओजोन को। जैसे हमने क्लोरीन की बात की थी, सिमिलरली ब्रोमीन जो है वो ज्यादा हार्मफुल है, ठीक। ईच ब्रोमीन एटम डिस्ट्रॉयज 100 टाइम्स ऑफ मोर ओजोन मॉलिक्यूल देन व्हाट अ क्लोरीन एटम डज, ठीक है। क्लोरीन में तो हमने देखा था कि एक क्लोरीन एटम जो है वो 1000 ऑफ ओजोन को के साथ रिएक्ट कर सकता है और ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से भी 100 गुना ज्यादा, ठीक है, 100 गुना ज्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रोमीन जो है Br इज ब्रोमीन, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि 1 ब्रोमीन इज इक्विवेलेंट टू 100 क्लोरीन, ठीक है। यानी कि एक ब्रोमीन जो है वो
100 क्लोरीन के बराबर है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हार्मफुल ये है। इसके बाद देखिए रिएक्शन दिया है ब्रोमीन प्लस ओजोन, ब्रोमीन इज Br प्लस ओजोन इज O3, ये रिएक्ट करके बना देगा ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, दैट इज BrO प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ब्रोमीन का नुकसान हो गया। अब उसके बाद ये ब्रोमीन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है दैट इज BrO और ClO अलग से बन रहा था, वो आपका बना देगा दैट इज ऑक्सीजन प्लस ब्रोमीन प्लस क्लोरीन। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर फ्री ब्रोमीन भी निकल रहा है, फ्री क्लोरीन भी निकल रहा है, तो कितना ज्यादा नुकसानदायक ये हो सकता है। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो ओजोन फॉर्मिंग ब्रोमीन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन के साथ। ठीक, द BrO फर्दर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड। जी मैंने आपको दिखाया कि जो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका ऑक्सीजन बना रहा है और फ्री एटम बना रहा है ब्रोमीन की और क्लोरीन की, और ये जो फ्री एटम है ये आपका वापस से ओजोन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये भी आपकी जो रिएक्शन है दैट इज अगेन बिकम अ कैटालिटिक रिएक्शन। कैटालिटिक रिएक्शन मतलब है कि इसकी आप स्पीड देखिए कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, एक ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीजन ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से एक ब्रोमीन बनेगा, फिर से ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऐसे ही ये पूरा साइकिल जो है चलता रहेगा और इसकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो दैट इज बेसिकली अ कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक, इसके बाद कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, देखिए these particles free chlorine from molecular reservoirs and convert reactive nitrogen into inert forms, thus preventing the formation of chlorine reservoirs। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जहां पर क्लोरीन का रिजर्वॉयर होता है उसमें से ये क्लोरीन को फ्री कर देते हैं, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जो नाइट्रोजन है, जो रिएक्टिव नाइट्रोजन है, यानी कि जो नाइट्रोजन रिएक्ट कर सकती है, उसको ये इनर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि वापस से वो क्लोरीन रिजर्वॉयर में नहीं जा पाएगा। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज बेसिकली CCl4। ठीक है, एक चीप और हाईली टॉक्सिक सॉल्वेंट है, या फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म विच इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग सॉल्वेंट फॉर क्लोथ्स एंड मेटल्स एंड अ प्रोपेलेंट इन वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज करेक्शन फ्लूइड, ड्राई क्लीनिंग, स्प्रे एडिसिव्स एंड अदर एरोसोल्स। ये सारे के सारे जो है काफी ज्यादा ये सल्फ्यूरिक एसिड के जो पार्टिकल्स हैं ये उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के तो मैंने आपको समझा दिया, साथ ही साथ इस तरीके के कुछ और भी है, जैसे कि CCl4 है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, ये सारे के सारे भी जो है नुकसान पहुंचाते हैं। किसको, बेसिकली वही है कि क्लोरीन को फ्री करते हैं और क्लोरीन फ्री करने की वजह से फिर वही सारी की सारी प्रॉब्लम आती है, वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग जो है आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें जो अगला पार्ट रहेगा दैट इज अबाउट द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, वो किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से वो ओजोन डिप्लीशन में अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर जो है इसी के साथ वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होते हैं वहां पर भी अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। अपने फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उन फीडबैक्स के आधार पर भी हम लोग जो है कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट होता है, उसकी ज़रूरत होती है, तो वो हम ज़रूर करते हैं। बाकी इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज क्विजेस भी जो है वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में हमारी वेबसाइट के थ्रू आपको अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं तो आइदर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।